Hi everyone, this is Prema Rana and I welcome you all in my channel Learn Code. So guys, what we are going to do today? कल एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी. ईडी has seized assets worth rupees 18,170 crore, which is 80% of the total losses incurred by the banks in cases related to fugitive businessmen Vijay Mallya, Nirav Modi and Mehul Choksi. मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या के द्वारा जो स्कैम किया गया था 18 था उस स्कैम की भरपाई के लिए 18,170 करोड़ रुपए जो है ईडी ने उनकी संपत्ति को जब्त करके या बेच के कह सकते हैं उसकी उसकी भरपाई करी. तो ऐसा क्यों हुआ? ईडी क्या है? ये लोग कहाँ गए? स्कैम के बाद ये लोग कहाँ गए? ये विदेश, बेटा ये लोग विदेश चले गए थे. अब ये विदेश चले क्यों गए थे? बात आती है कि कोई भी क्रिमिनल होता है या फ्रॉडस्टर होता है या कोई भी बड़ा स्कैम होता है, उसका जो कल्प्रिट होता है वो कभी भी आप नोटिस करेंगे तो कोई भी स्कैम होता है या कल्प्रिट कोई भी क्रिमिनल होते हैं, वो फ्रॉडस्टर होते हैं, तो वो लोग क्राइम करके वो लोग विदेश भाग जाते हैं. सबसे अच्छी जगह है जो उन लोगों के लिए हेवन है, लाइक हेवन फॉर क्रिमिनल एंड फ्रॉडस्टर, दैट इज लंदन. लंदन, वो लोग लंदन क्यों चले जाते हैं? तो अब मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब दूंगी. पहले हम सबसे पहले बात करते हैं इस जो पूरा स्कैम हुआ था इसमें कितने का लॉस हुआ था. तो अगर हम बात करें टोटल लॉस की, जो टोटल लॉस इस स्कैम के द्वारा नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी के द्वारा जो स्कैम किया गया था उससे जो लॉस हुआ था वो अप्रोक्स था 22,585 ऑफ करोड़ की. अब हम बात करते हैं ईडी की. तो ईडी ने क्या करा था? ईडी ने इस एसेट का पता लगाया, इनकी जितनी भी संपत्ति थी भारत में, विदेशों में जितनी भी संपत्ति थी उसका पता लगाया और कोर्ट में ये प्रूफ किया कि ये संपत्ति इनसे बिलोंग करती है. अब बिलोंग का मतलब ये नहीं है कि कोई, अब हम सारी संपत्ति उन्होंने अपने ही नाम पे, पूरी जो एसेट्स थी वो उन्हीं के नाम पे थी, ऐसा कुछ नहीं था. कुछ एसेट्स में उन्होंने ट्रस्ट के नाम पे थी, कुछ उनकी एसेट्स उनके रिलेटिव्स के नाम पे थी. तो उस सारे एसेट्स का पता लगाना भी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम था. ईडी ने इस एसेट्स का पता लगाया और कोर्ट में ये प्रूफ किया कि ये एसेट्स जो है उनसे बिलोंग करती है, मतलब ये उन्हीं की है. और वो पूरी एसेट्स की अगर हम बात करें तो वो पूरी एसेट जो थी उसमें से 969 करोड़, नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ये कोई बहुत छोटे अमाउंट नहीं है. 969 करोड़ जो थी वो केवल फॉरेन कंट्रीज में है. अब फॉरेन कंट्रीज से एकदम तो आपको रुपए नहीं मिल सकते, तो इसके लिए क्या करा इन लोगों ने? इस एसेट्स का पता लगाया और कोर्ट में पहले ये प्रूफ करा कि ये एसेट जो है इनसे बिलोंग करती है, जिससे जिसको बेचकर या जिसमें से जिसका 9,141 करोड़ रुपए जो है वो बैंकों को लौटाया गया. ये बैंकों को जो 9,041 करोड़ रुपीस लौटाए गए हैं, ये केवल जो टोटल लॉस हुआ था ना उसका अभी केवल 40% है. अगर हम ओवरऑल की बात में करें तो ओवरऑल में ईडी ने जो एसेट्स को सीज करा है वो है 18,170 करोड़ रुपीस के बराबर, जिसमें से 9,041 करोड़ रुपए जो है वो बैंकों को मिला है. बैंकों को जो मिला है वो टोटल लॉस का 40% है. और अगर हम पूरी रिकवरी की बात करें तो जितना लॉस टोटल हुआ था वो उसका 80% है. ठीक है, ये तो बात हुई कि लॉस की, कि कितना लॉस हुआ और कैसे हुआ. अब हम बात करते हैं कि ईडी है क्या. तो बेटा ईडी, तो गाइस ईडी मींस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इट मींस द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के. अगर आप इसकी बात करोगे तो कोई भी हाई प्रोफाइल केस अगर आप देते हो, चाहे वो स्कैम का हो या मनी लॉन्ड्रिंग का है, कोई भी अगर हाई प्रोफाइल केस है रिलेटेड विद फाइनेंशियल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, तो वो किस चीज से, वो उसकी जो भी कार्रवाई होगी वो या जो भी उसके ऊपर प्रोसेस होगी वो करी जाती है ईडी के द्वारा. तो ईडी है द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज. इकोनॉमिक जो लॉज होते हैं ना उनको एनफोर्स करने का काम करती है. एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम ऑन इन इंडिया, और इंडिया में इकोनॉमिक जो क्राइम होते हैं उसके अगेंस्ट फाइट करती है. अब समझ में आ गया ईडी का काम क्या है. अब हम बात करते हैं, और यहाँ सबसे मेन बात जो होती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ऑर्गेनाइज यानी कि का एक एजेंसी है. ये यानी कि इट इज द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू. रिवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है उसका एक पार्ट है, और रिवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है.
ये तो बात हुई ईडी की, और कितना स्कैम हुआ, कितनी रिकवरी हुई उसकी। अब बिना ये जाने कि नीरव मोदी और विजय माल्या और मेहुल चौकसी जो थे इन्होंने करा क्या था, ये वीडियो थोड़ी इनकम्प्लीट रहेगी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले नीरव मोदी की। नीरव मोदी का नाम बहुत उठा था, एक टाइम पे बहुत उठा था, लेकिन उनके किसी अच्छे काम के लिए नहीं हुआ था। उनका जो उन्होंने स्कैम किया था उसके लिए नीरव मोदी का नाम हुआ था। तो नीरव मोदी कौन थे? नीरव मोदी इज द बिजनेसमैन ऑफ लग्जरी डायमंड ज्वेलरी। लग्जरी डायमंड ज्वेलरी जो है उसके बिजनेस में उसके ओनर थे। और इनका नाम जो आया था वो था पीएनबी स्कैम के कारण। पीएनबी स्कैम जो हुआ था ना, उसमें 12,000 करोड़ का लॉस झेला था पीएनबी ने, पीएनबी से। अब इन्होंने वो स्कैम करा कैसे था? इन्होंने फेक एलओयू हासिल किए थे। अब आप सोच रहे होंगे ये एलओयू है क्या? तो और वो एलओयू हासिल करके ना इन्होंने अदर इन्वेस्टर, जो अदर बैंक अदर इन्वेस्टर्स थे, उनसे इन्होंने डेप्ट लिया था। मतलब कि इन्होंने ऋण लिया, मतलब कि एक कर्जा लिया, उधार लिया, ये कह सकते हो आप। ठीक है, अब ये एलओयू होता क्या है? तो बेटा तो गाइज एलओयू होता है, एलओयू मींस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, इज अ फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। मतलब कि जैसे कोई किसी चीज की गारंटी देता है ना, लिखित में जो गारंटी होती है, वो एलओयू जो है वो एक अंडरटेकिंग लेटर है। ये एक बैंक की गारंटी होती है, यानी कि ये जो फॉर्म होती, यानी कि ये एक जो फॉर्म है, ये बैंक गारंटी की एक फॉर्म है, जिसके द्वारा इसमें क्या होता है, अंडर विच अ बैंक कैन अलाउ इट्स कस्टमर टू रेज मनी फ्रॉम अनदर इंडियन बैंक ब्रांच इन द फॉर्म ऑफ ए शॉर्ट टर्म क्रेडिट। इसका मतलब है कि अगर इसके द्वारा जो कस्टमर होते हैं, जो एलओयू, जिनके पास ये एलओयू होता है, वो अनदर इंडियन बैंक से जो है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट के मतलब शॉर्ट टर्म के आधार पे वो लोन या कोई भी कर्ज उधार ले सकते हैं। नीरव मोदी जो थे वो मेहुल चौकसी के भतीजे के नेफ्यू हैं। तो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का नाम एक ही स्कैम के लिए जाना जाता है। नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी का नाम पीएनबी स्कैम के लिए ही जाना जाता है। मेहुल चौकसी के खिलाफ और भी केसेस दर्ज हुए हैं, जैसे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग, डिसऑनेस्टी, जिसमें इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे केस जो है मेहुल चौकसी के अगेंस्ट इंडियन कोर्ट में दर्ज किए गए थे। लेकिन मेहुल चौकसी को जो मेन जो उसके खिलाफ केस था वो यही था कि उन्होंने भी वो पीएनबी स्कैम में थे, वो पीएनबी स्कैम में इन्वॉल्व थे। जो नीरव मोदी के द्वारा पीएनबी स्कैम किया गया था, उसमें मेहुल चौकसी भी इन्वॉल्व थे। और जब इन लोगों के खिलाफ केस किया गया, या जब ये केस पूरा उभर के आया, ये सामने आया, तो ये लोग कहाँ चले गए? दे रैन ऑफ टू लंदन। लंदन ये लोग चले गए। अब आ जाते हैं विजय माल्या केस के ऊपर। विजय माल्या इज नोन फॉर हिज किंगफिशर ब्रांड एंड किंगफिशर एयरलाइंस। आप लोगों ने नाम सुना होगा किंगफिशर बियर का, और किंगफिशर बियर ब्रांड है, किंगफिशर बियर ब्रांड का और किंगफिशर एयरलाइन का। तो ये किंगफिशर एयरलाइन और किंगफिशर बियर ब्रांड जो थे, ये विजय माल्या से रिलेटेड है। विजय माल्या इनके ऑनर थे कि उनके पास, और he also had a lot of debt due to which due to which he was supposed to return a lot of money to the bank। और इसके अलावा उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा था जो उन्हें बैंकों को वापस करना था। अब उन्होंने क्या वापस किया? अगर वो वापस कर देते तो वो ये स्कैम ही क्यों होता? लेकिन अगर ये स्कैम है, कोई घोटाला हो रहा है, तो मतलब इसका ये है कि वो जो लोन या जो रुपए बैंकों से लिए गए हैं वो वापस नहीं किए गए। तो इन्होंने भी रुपए वापस नहीं किए थे। एंड आफ्टर ऑल दीज इंसिडेंट्स ऑल ran टू लंदन। जितने भी इंसिडेंट हुए हैं उसके बाद ये सब कहां भाग गए? ये सब चले गए लंदन। अब बात आती है कि कोई भी फ्रॉड हुआ, कोई भी स्कैम हुआ, कुछ भी हुआ, सब लोग लंदन क्यों चले गए? तो इसका रीजन भी, अब इसका आंसर भी मैं आपको दूंगी कि ये लोग, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये लोग मोस्टली लोग जो है वो लंदन क्यों चले जाते हैं। अब कोई स्कैम हो रहा है, आपने सपोज दैट कोई भी है, अगर उसने कोई स्कैम किया, घोटाला किया, तो इसका मतलब क्या वो खाली हाथ है? जिसने बैंकों से करोड़ों रुपए ले लिए वो खाली हाथ है? नहीं होगा ना। मतलब कि उसके पास बहुत सारा रुपया होगा, डेफिनेटली होगा, तभी तो वो घोटाला हुआ है। तो वो रुपए कहाँ गए? चाहे वो उनकी प्रॉपर्टी के तौर पे हो, कैश के तौर पे हो, किसी भी तौर पे है, वो
रुपए उनके पास है, संपत्ति है, मतलब एसेट्स है। अब एसेट्स होता क्या है? एसेट्स इज एवरीथिंग दैट हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू, कोई भी चीज जिसकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू है और जिसको हम कैश के तौर पे एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी एसेट्स। अब इनके पास भी, अब इन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है, तो करोड़ों रुपए भी तो है इनके पास। अब जब इतने रुपए हैं तो ये लंदन चले गए। क्यों गए? भारत में कोई क्रिमिनल आता है, कोई क्रिमिनल फ्रॉडस्टर है, वो आ सकते हैं भारत में? नहीं आ सकते। लेकिन लंदन वो लोग जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि लंदन इनको इनवाइट करता है, वेलकम करता है कि आप हमारे हमारे देश में आए। और केवल लंदन ही नहीं, लंदन इनवाइट करता है, लेकिन और भी कंट्रीज हैं जो इनवाइट करती है, जैसे स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, ये भी कंट्रीज ऐसी हैं जो लोगों को इनवाइट करती है कि आप हमारे पास आइए और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये प्रोटेक्ट करते किस तरीके से और इनका अपना क्या परफॉर्मा एजेंडा होता है? जैसे अगर कोई स्कैमर है, और केवल ऐसा नहीं है केवल यही लोग जा रहे हैं, मतलब कोई स्कैम करके ही जा रहा है, क्रिमिनल्स को भी बहुत जगह दी जाती है, उनको कोई पूछता नहीं है कि आपने क्या करा, क्यों करा, ये सब चीजें कोई नहीं पूछता। होता क्या है, जब कोई भी क्रिमिनल या कोई भी, अगर उसके पास रुपए हैं, जैसे अगर हम बात करें सूरत में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उस केस की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जो कल्प्रिट था, मतलब कि जो हनीफ उसका कल्प्रिट था, वो भी जो था पूरा स्कैम, जब पूरा केस सामने आया था, उसके बाद वो भी लंदन चला गया था। गुलशन कुमार मर्डर केस में जो कल्प्रिट थे, वो भी कहाँ चले गए थे? वो भी लंदन चला गया। क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने इनवाइट किया था। वो इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं, इनवाइट तो नहीं कहूंगी, मतलब वो वेलकम करते हैं कि अगर आपने कोई भी क्रिमिनल, यानी आपका कोई भी बैकग्राउंड है, कोई कुछ भी है, डजेंट मैटर, इफ यू हैव मनी दैट डजेंट मैटर। अगर आपके पास पैसे हैं तो कोई मैटर नहीं करता, आप कितने ही बड़े क्रिमिनल हैं, कितने ही बड़े फ्रॉडस्टर हैं, नथिंग मैटर्स। और अगर हम बात करें, केवल हमारा ही देश नहीं, पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, परवेज, यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनका भी जब स्कैम हुआ था, उसके बाद वो भी कहाँ चले गए थे? वो भी लंदन चले गए थे। तो ये होता क्यों है? क्योंकि लंदन का एक रूल है, अगर आपके पास इतने रुपए हैं कि आप 2 बिलियन तक अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको वेलकम करते हैं और वो आपको एक गोल्डन वीजा प्रोवाइड करते हैं। गोल्डन वीजा के अंतर्गत वो आपको फैसिलिटी देते हैं कि आपको कोई भी नहीं बुला सकता, कोई भी आपको इस देश से नहीं निकाल सकता। तो आपको गोल्डन वीजा मिल गया, आपको वहां की फैसिलिटी मिल रही है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है कि आप तब तक यहाँ रह सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा रुपए हैं तो आप लाइफ टाइम भी वहां रह सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि वहां पर एक कानून है, मतलब कि वो ह्यूमन राइट्स को बहुत फेवर में है। तो वो क्या करते हैं, वो एक रीजन दे देते हैं। जैसे अगर इनको बुलाया जाता है, अब भारत जैसे इंडिया है, इंडिया ने अगर लंदन की सरकार से ये कहा है कि आप इनको हमारे देश में वापस करें, तो वो पता है क्या करते हैं, वो सिग्नेटरी वो करते हैं कि एक ह्यूमन राइट्स का वो कर देते हैं कि हाँ, ह्यूमन राइट्स, मतलब कि कोई भी आपको, अगर आपको कोई डेथ पेनल्टी है या आपके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जा रही है, तो वो ह्यूमन राइट्स का बहाना बना के वो भारत, कोई भी दूसरे देश में उसे उस कल्प्रिट को देने से मना कर देते हैं कि नहीं, ये नहीं दिया जाएगा, ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत हम इसे रोक सकते हैं। तो उनके पास एक रीजन हो जाता है। तो अगर आपके पास $2 बिलियन है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वहां आपको गोल्डन वीजा भी मिलेगा और वहां पर आपको सारी फैसिलिटीज भी मिलेगी, आपको कोई भी वहां रहने से नहीं रोक सकता। इसके अलावा और कौन से देश है जो इस तरीके से वेलकम करते हैं? अगर हम इन सब बातों को छोड़ दें, तो एक सेकंड देश जो सबसे ज्यादा जिसका नाम आता है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या है? स्विट्जरलैंड में वो कहते हैं कि वहां पर स्विस बैंक है और स्विस बैंक में सीक्रेसी के नाम पे आप कितना ही पैसा रख सकते हैं, और ये पैसा जो वहां पर इन्वेस्ट किया जाता है वो उसके ग्रोथ में मदद करता है। इट हेल्प टू ग्रोथ एज वेल एज इन जीडीपी, यानी कि जीडीपी भी, यो जीडीपी में भी हेल्प करता है और उसकी ग्रोथ की, किसी भी देश की ग्रोथ में हेल्प करता है वहां पर इन्वेस्ट किया हुआ रुपया। तो सीक्रेसी के नाम पे स्विस बैंक में आप रुपए जमा कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात स्विट्जरलैंड की, जहां पर सीक्रेसी के नाम पे स्विस बैंक में आप रुपए जमा कर सकते हैं। और लंदन की, जहां पर आप अगर इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां आप चाहे प्रॉपर्टी ले लें, कोई बिजनेस सेटल करते हैं, या आप किसी भी वे में जब आप वहां पर रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आप वहां पर इजीली रह सकते हैं, वहां पर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और देश है मॉरिशस।
मॉरिशस में क्या होता है, मॉरिशस में साफ कहा जाता है कि अगर आप वहां पर कोई बिजनेस सेटल कर रहे हैं, कोई भी अगर आप बिजनेस सेटल कर रहे हैं तो आपको वहां पर रहने की परमिशन मिल जाती है। इवन आपका जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट में भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने बिजनेस करा, अब आप दिखा सकते हैं कि ये मेरी ब्लैक मनी नहीं है, ये हमारी व्हाइट मनी है, मेहनत से कमाई गई है, क्योंकि आपने वहां बिजनेस सेटल करा है। तो ये 3 देश ऐसे हैं। इसके अलावा भी हैं 1-2 देश जो वेलकम करते हैं, अगर आपने कोई भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फ्रॉडस्टर है, कुछ भी है, तो कुछ देश और भी हैं जो आप लोगों को वेलकम करेंगे, आपका स्वागत करेंगे कि आप आइए और हमारे पास रहिए। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो लंदन का आता है, क्योंकि वहां पर आपको, अगर आप वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस के फॉर्म में, बैंकों में रख दे, बिजनेस के फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी भी लेते हैं, इन्वेस्टमेंट तो हो गया ना आपका, तो वहां पर आपको गोल्डन वीजा मिल जाता है और आपको वहां पर प्रोटेक्शन मिल जाती है, आपको वहां पर फुल प्रोटेक्शन मिलती है। आपको जिस भी देश से आप बिलोंग करते हो वहां से आपको नहीं बुलाया जा सकता। इसीलिए नीरव मोदी और विजय माल्या या और भी बहुत सारे, अगर हम भारत की ही बात करें तो अब से कुछ टाइम पहले भारत ने 191 फ्रॉडस्टर और क्रिमिनल्स के लिए लंदन में याचिका दी थी कि आप इन्हें भारत को वापस करिए, इनके खिलाफ केस है। लेकिन उन्होंने क्या करा, आधे से ज्यादा रिजेक्ट कर दी। उनके पास एक आराम सा सबसे इजी तरीका है कि वो ह्यूमन राइट्स के फेवर का रीजन देकर वो मुकर जाते हैं कि इनके ऊपर डेथ पेनल्टी है, कोई केस चल रहा है, इस तरीके का। जबकि भारत में बहुत कम लोगों को डेथ पेनल्टी दी जाती है, इसके बाद भी उनके पास अपना लॉजिक होता है, वो वहां पर से नहीं आने देते। So I hope you like this information. If you like this information and you want such kind of information, then stay tuned with me and do like the video and subscribe the video, and don't forget to press the bell icon button and share if you like this information, share it with your friends too. Okay, thank you.